चलें, अब मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करती हूँ फिर। तो ये मैं बात कर रही थी कि ऑस्मो रेगुलेशन जब हम एम्फीबियंस में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि एम्फीबियंस जो हैं ये कम्प्लीटली लैंड डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि ये वाटर में मूव करते हैं। तो जब ये वाटर में जाते हैं वहाँ पे इनके ऑस्मो रेगुलेटरी चैलेंजेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे। वहाँ पे इनके अडेप्टेशन ये है कि ये हाइपर ऑस्मोटिक होते हैं, और चूंकि हाइपर ऑस्मोटिक होते हैं तो इनमें से ऑस्मोटिक वाटर आउटफ्लो होगा, और उसको फिर काउंटर करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए ये फिर इनके अंदर क्या अडेप्टेशन है वो हम उनकी बात करते हैं। तो जब ये हाइपर ऑस्मोटिक होंगे तो सॉरी ऑस्मोटिक वाटर इनफ्लो होगा, क्योंकि हाइपर ऑस्मोटिक है और इन्होंने अपनी बॉडी सेलिनिटी जो है, इंटरनल बॉडी फ्लूइड जो है उनकी सेलिनिटी 0.7% मेंटेन रखनी होती है। और हमें पता है कि सिर्फ ये सेलिनिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोडियम आयंस को, बल्कि दूसरे आयंस भी सारे, चाहे वो ट्रेस अमाउंट में भी हो। तो इनको जब इसने मेंटेन रखना है तो ये हाइपर ऑस्मोटिक हो गए उस फ्रेश वाटर से, और हाइपर ऑस्मोटिक होने की वजह से इनमें ऑस्मोटिक वाटर इनफ्लो हो रहा है। और जब इनफ्लो हो रहा है तो उस वाटर को इन्होंने रिलीज करना है, तो उसके लिए फिर इनकी अडेप्टेशन ये होती है कि इनमें लार्जर ग्लोमेरुलाई होते हैं। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये इनकी एनाटॉमिकल अडेप्टेशन है या ये इनकी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, ये मैंने एक दफा पहले समराइज कर दिया है सारों को, मैंने ब्रीफली सबका आपको बता दिया है स्टार्ट में कौन सी बिहेवियरल स्ट्रेटजीज है, कौन सी सेलुलर लेवल पर अडेप्टेशन है। अभी सिंपली बस मैं बताती जाऊंगी कि इनके अंदर ये अडेप्टेशन है। तो अब ये चूंकि हाइपर ऑस्मोटिक है, ऑस्मोटिक वाटर इनफ्लो हो रहा है, इनकी बॉडी में मूव कर रहा है इनकी परमिएबल स्किन से वाटर, तो उस वाटर की वजह से जब इनकी ये बॉडी सेलिनिटी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, उस वाटर को फिर ये रिलीज करते हैं। उसको रिलीज करने के लिए इनके किडनीज जो है वो मॉडिफाई होते हैं। किस तरह से मॉडिफाई होते हैं कि इनके जो ग्लोमेरुलर साइज है वो लार्जर होता है, और उससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज करने से जो इनके यूरिन है वो जब ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होते हैं तो वो ये किस किस्म का यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हमने आपको याद होगा जब थर्मोरेगुलेशन पढ़े तो हमने कहा था कि इनके पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल जो है ये किडनीज के पास भी होते हैं, और बाकी हमने कुछ और ऑर्गन्स भी पढ़े थे लिवर्स में। तो अब चूंकि किडनीज के पास ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल्स हैं, यानी कि जो हम कहते हैं सेलुलर लेवल पे इनकी अडेप्टेशन है, तो ये किडनीज में है, तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल्स जो है ये अपना रोल प्ले करते हैं, और ये एक्टिवली सोडियम और पोटेशियम आयंस को ये मूव करवाते हैं। अब किस तरह से मूव करवाते हैं, हमने सोडियम आयंस का पढ़ा था। आप बताइए सोडियम आयन जो है ये इंट्रासेलुलर आयंस है या एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी ये प्लाज्मा में होते हैं या सेल में होते हैं? मैम एक्स्ट्रा सेलुलर है। ये प्लाज्मा में होंगे, यानी ये सेल के अंदर नहीं होंगे। अब सेल के अंदर कौन से आयंस होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर कौन से होंगे? एक मेम्ब्रेन के आउटसाइड जब हम बात करते हैं तो वो सोडियम होते हैं, और मेम्ब्रेन के इनसाइड कौन से होंगे, सेल में कौन से होंगे? मैम पोटेशियम इनसाइड जो होंगे। पोटेशियम होंगे। अब सोडियम आयन जो है ना ये क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल्स क्या करते हैं, सोडियम आयन पहले भी वो प्लाज्मा में ही है, उनको एक्टिवली मजीद प्लाज्मा में मूव करवाया जाता है। अच्छा, और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन पहले ही सेल के अंदर ज्यादा है, उनको फिर एक्टिवली अंदर मूव करवाया जाता है। अब देखिए ना, एक्टिवली इसलिए कि अगर तो वो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करें तो फिर वो किस तरह से मूव करेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जब वो मूव करेंगे तो इनसाइड से आउटवर्ड मूव करेंगे ना पोटेशियम। लेकिन अगर आपने उनको पहले ही अंदर ज्यादा, आपने और अंदर ही उनसे लेके आना है, तो इट मींस कि आपको एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी, और फिर सोडियम पोटेशियम एनर्जी के एक्सपेंडिचर से सोडियम आयंस को आउटवर्ड मूव करवाएंगे, हालांकि पहले और भी ज्यादा है बाहर, और पोटेशियम को इनवर्ड लेके आएंगे। अब जब सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, सेल के अंदर पहले ही कम थे, बाहर ज्यादा थे, अब सेल के अंदर मजीद डिक्रीज कर दी है। अब ये होगा कि सोडियम आयन चूंकि सेल के अंदर डिक्रीज हो गए हैं तो वाटर सेल के अंदर पैसिवली मूव करेगा। बात की समझ आई आपको कि बाहर जो है वो सोडियम आयन ज्यादा हो गए, अंदर सोडियम आयन कम हो गया सेल के अंदर, तो वाटर कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ सेल के अंदर मूव करेगा और पैसिवली मूव करेगा। कोई इस पे वो यानी कि एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, सोडियम पोटेशियम आयन की सूरत में हो रहा है कि सोडियम को एक्टिवली बाहर लेके जाया जा रहा है, पोटेशियम को एक्टिवली अंदर लेके आया जा रहा है, क्योंकि बाहर
बाहर सोडियम की पहले ही कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोडियम के बाहर ज़्यादा, पोटेशियम के अंदर ज़्यादा। आप जब इनको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं और इसमें फिर आपको एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ रही है, लेकिन इसकी सूरत में फ़ायदा ये हो रहा है कि जब सोडियम बाहर ज़्यादा हो गया तो बाहर से जो वाटर है वो पैसिवली सेल के इनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और जो पोटाशियम है, जो वो उसकी कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर स्पेस में इंक्रीज हो गई थी, उसको फिर वो पैसिवली सोडियम पोटाशियम चैनल से वो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको इस बात की कि ये सोडियम पोटाशियम चैनल जो है कि वाटर बैलेंस को किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा हमने ग्लोमेरुलर की बात की है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है वैसोटॉसिन और वैसोप्रेसिन से। जिस तरह हमने एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात की थी ना कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर देता है अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज कर देता है, यानी अगर बॉडी में वाटर की जो कंसंट्रेशन है, वाटर बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है और वाटर लेवल जो है वो कम हो रहा है, वाटर की कंसंट्रेशन अगर ब्लड में कम हो रही है तो वाटर को फिर रिटेन रखना चाहिए बॉडी के अंदर। जब वाटर को रिटेन रखना है तो इट मीन्स कि आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है उसका रेट कम करना पड़ेगा ताकि कम फिल्ट्रेशन हो और कम डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो। इट मीन्स कि आप उसको सोडियम को सॉरी वाटर को आप एक्टिवली उसको रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं और कम से कम एक्सक्रीट कर रहे हैं। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन अपना इस तरह से रोल प्ले करता है। बिल्कुल ऐसे ही वैसोटॉसिन और वैसोप्रेसिन जो है वो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन की तरह ही, और साथ ही वो इसको भी करते हैं, वाटर बैलेंस, वाटर को भी बैलेंस में रखते हैं, ठीक है, वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं, वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं ये वैसोटॉसिन और वैसोप्रेसिन। अब ये जो ब्लड सप्लाई है इसको ग्लोमेरुलर तक जाने में, यानी किडनी को ब्लड सप्लाई जो है उसको रेगुलेट किया जाता है वैसोटॉसिन और वैसोप्रेसिन से, कि कब ब्लड सप्लाई को है वो जो डिक्रीज करना है, कब इंक्रीज करना है। जब इन्होंने अपने वाटर लेवल को इनहांस करना हो, ज़्यादा करना हो, तो जब वाटर कम हो जाए ब्लड में तो ये फिर ब्लड को कम कर देंगे, ब्लड सप्लाई जो है वो कम कर देंगे उसकी तरफ, किडनीज की तरफ, ताकि फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम से कम हो सके और उससे कम से कम वाटर जो है वो एक्सक्रीट हो सके। और हालांकि अब इन्होंने जो ये ब्लड सप्लाई है वो भी किडनीज को कम कर दी है, इसके बावजूद ये उसमें से वाटर को जो है वो उसको एक्टिवली रीअब्सॉर्ब भी कर रहे हैं ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो और कम से कम वाटर लॉस हो। अच्छा, अब आप फिशेज में देखें, फिशेज में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रही थी और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, अमोनिया, क्योंकि उनके पास एक्सेसिव वाटर अवेलेबल था। लेकिन यहाँ पे ये जो एम्फीबियंस है ये क्या करेंगे एक्सक्रीट, ये मुझे आप बताइए। मैम यूरिया। यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, चलिए ये कल आप देख के आइएगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि 20 to 45% आयन और वाटर जो है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी का जो 45% आयन होते हैं वो भी डिस्टल पार्ट के, जो डिस्टल ट्यूब्यूल है उसके अर्ली पार्ट में उनको भी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल की हेल्प से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी एक तो जब वो लैंड पे होते हैं उसमें सॉरी फ्रेश वाटर में होते हैं, तो एक तो ये किया जा रहा है के जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल्स हैं उनकी मदद से रेगुलेट किया जा रहा है आयंस की कंसंट्रेशन को और वाटर की कंसंट्रेशन को, कि उसको रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है। और दूसरा ये किया जा रहा है कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल की मदद से जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल है वहां से, जो फर्स्ट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है वहां से 20 to 45% आयंस को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद जो 20 to 45 बाकी के जो 45% आयंस है वो उसको डिस्टल पार्ट के, डिस्टल ट्यूब्यूल के अर्ली पार्ट में ही रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है आयंस को, ठीक है। फ्रेश वाटर में उनकी क्या अडेप्टेशन है, चूंकि ऑस्मोटिक वाटर इनफ्लो हो रहा है, वाटर को रिलीज करना है, आयंस साथ लेके जाएंगे वो, तो उन आयंस को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, आयंस को एक्सक्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है। ये इनकी फ्रेश वाटर में अडेप्टेशन है।
जब ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में है तो इनके अडाप्टेशन क्या है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल से सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल्स की हेल्प से ये उनको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं आयंस को। मैक्सिमम आयंस में उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और इस तरह से ये मतलब आयन लॉस से ये बच जाते हैं, क्योंकि जब भी अगर ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में है और ऑस्मोटिक वाटर इनफ्लो हो रहा है और उन वाटर को एक्सक्रीट करना है, तो उस वाटर एक्सक्रीट करने से आयंस भी साथ ही जाएंगे, तो उन आयंस को किडनीज में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और जब ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में है तो वहाँ पे इनकी जो स्ट्रेटजी होगी एक्सक्रीशन की, वो ये होगी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो उसको इंक्रीज करेंगे और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे ताकि जो एक्सेसिव वाटर है उसको एक्सक्रीट करें, लेकिन जो आयन है उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। अच्छा, और फिर जो मैं दूसरी बात कर रही हूँ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज करना उससे वेजोप्रेसिन से और वेजोटॉसिन से, तो ये अडाप्टेशन इनकी कब होगी जब ये वाटर की कमी का शिकार होंगे, तो फिर ये फिल्ट्रेशन रेट जो है उसको डिक्रीज कर देंगे। और किस तरह से डिक्रीज करेंगे? वेजोटॉसिन और वेजोप्रेसिन की हेल्प से, यानी वो हार्मोन जब रिलीज होंगे वो अपना रोल प्ले करेंगे और ब्लड सप्लाई जो है वो किडनी की तरफ डिक्रीज कर जाएगी और उससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो इनकी एडाप्टेशन है ये लैंड पे होती है और फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर देना ये एडाप्टेशन इनकी वाटर में होती है। उसके अलावा लैंड पे इनकी एडाप्टेशन ये भी है कि इनकी स्लाइमी स्किन जो है, ये भी एक इनकी एडाप्टेशन है कि ये जो स्लाइमी स्किन है म्यूकस क्रिएट करते हैं, ये 80 टू 90% इनको वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है, ठीक है। और चूंकि स्लाइम जो है ये म्यूकस जो है ये इम्बाइब कर जाता है और इम्बाइब करने से ये म्यूकस और उसमें वाटर में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं और वहां से फिर वाटर प्रिवेंट को स्केप करने से प्रिवेंट करते हैं। तो स्लाइम जो है 80 टू 90% वाटर जो है उस वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी ये अडेप्टेशन होती है कि दे सीक रिफ्यूज इनटू मड और अपनी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिस्पायरेटरी सरफेस का मॉइस्ट होना जरूरी है। अब जब ये रिस्पायर कर रहे हैं अपनी स्किन से तो उसको मॉइस्ट ही में रखना पड़ता है, तो उसमें भी फिर इनका वाटर लॉस होता है। लेकिन हमें पता है कि इनके अंदर ब्रीदिंग अपरेटस भी डेवलप हो चुके हैं, यानी ये लंग्स से भी रिस्पायर करते हैं, तो उससे फिर इन्होंने अपने यानी रिस्पायरेटरी सरफेस से जो वाटर लॉस है उसको कुछ डिक्रीज कर लिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अलावा हमने जो बात स्टार्ट में की एनाटॉमिकल एडाप्टेशन के अंदर, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड वेंट्रल पेल्विक पैच होता है, यानी इनकी जो वेंट्रल सरफेस है उसमें कुछ एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है जो हाईली वेस्कुलराइज होता है और हाईली परमिएबल होता है टू वाटर। तो जब जब भी ये उस पे मॉइस्ट सरफेस पे हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पे जब ये हैं, तो वहाँ पे इनके ये जो वेंट्रल पेल्विक पैच है ये एक तो उनको वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, दूसरा गैसेस एक्सचेंज के लिए अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हाईली परमिएबल है। तो परमिएबल है तो सिर्फ वाटर के लिए तो परमिएबल नहीं होगा, तो गैसेस के लिए भी परमिएबल है, ठीक है। कि जो इसके अंदर एक्वापोरिन्स है वो हमें पता है कि वेजोटॉक्सिन सेंसिटिव होते हैं। अगर वो वेजोटॉक्सिन सेंसिटिव है तो वो उनको उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को वेजोटॉक्सिन जो है वो रेगुलेट करेगा एक्वापोरिन्स को, कि तब एक्वापोरिन जो है वो ओपन हो और वाटर इवेपोरेट कर दे और तब जो है वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करे। अच्छा, अब जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है उसकी जब हम बात करते हैं, इनके अंदर वेजोटॉक्सिन और वेजोप्रेसिन के अलावा एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी होते हैं। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट जो है उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये किनके अडेप्टेशन है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो तो वेजोप्रेसिन या वेजोप्रेसिन हो, तो ये क्या करते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल की और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। उस परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने से क्या होगा? मैम वाटर एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा आयंस को ये एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं, और ठीक है। आयंस वेजोटॉक्सिन का हमने कहा कि बिल्कुल एंटी डायूरेटिक हार्मोन जैसा ही इफेक्ट है। और अब वेजोटॉक्सिन कहाँ पे अपना रोल प्ले करता है? जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि वाटर ये जो ब्लैडर है इसमें ये यूरिन को स्टोर करते हैं और उसको वाटर रिजर्वायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब जब भी ये लैंड पे होते हैं और वहाँ पे वाटर की कमी का ये शिकार होते हैं, तो ये जो इनका ब्लैडर है उसमें जो एक्वापोरिन्स होते हैं वो वेजोटॉक्सिन सेंसिटिव होते हैं, वेजोटॉक्सिन रिलीज होते हैं और ब्लैडर की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। अब जो इसके अंदर वेजोटॉक्सिन जो है ना, ये सॉरी ये एक्वापोरिन, ये भी असल में सोडियम पोटेशियम एटीपीज
इसी तरह वेजोटॉसिन में ये भी प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब ये ढेर सारी जो है ये उसके अंदर इम्बेड कर दी जाती हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ब्लैडर की मेम्ब्रेन के अंदर, उसकी परमिएबिलिटी इन्हांस हो जाती है और उसमें जो वाटर था वो क्या करता है कि वो उसमें डिफ्यूज कर जाएगा बॉडी में। जब भी ये लैंड पे होंगे और इन्होंने वाटर को यूरिन को एज अ वाटर रिजर्वायर अपने ब्लैडर में रखा हुआ है, स्टोर रखा हुआ है, तो उसमें से ये उसको परमिएबिलिटी को, ब्लैडर की परमिएबिलिटी को इन्हांस करके उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं। हाँ जी तहरीम, आपकी क्लास भी है अभी, तो मेरा ख्याल है 5-7 मिनट तो लगा देंगे सर क्लास स्टार्ट करें, तो इतनी देर में हम वाइंड अप कर लेते हैं, क्या ख्याल है? बस 3 मिनट में हमारे इंशाल्लाह। हाँ जी ठीक है तहरीम, कर लिया हम कंटिन्यू, कोई मसला तो नहीं है? 2 मिनट में बस मैं जल्दी से मांग मैम 9:30 अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। बस फिर मैं 1 मिनट लगाती हूँ। अच्छा हमने ये बात कर ली कि एक तो वो लंग से रिस्पायर करते हैं, तो इस तरह से जो रिस्पायरेटरी सरफेस से स्किन से नहीं जो कि रिस्पायर करते, तो उन्होंने रेट ऑफ इवेपोरेशन को मिनिमाइज कर लिया, उससे अपने वाटर लॉस को प्रिवेंट कर लिया। दूसरा हमने एक्वापोरेंस की बात की, फिर एंटीडायूरेटिक हार्मोन की बात हमने कर ली, और वेजोटॉक्सिन की हमने बात की, और उसके अलावा ब्लैडर की हमने बात की कि वो वाटर रिजर्वायर के तौर पे करता है, जो यूरिन को वो अपने पास स्टोर रखता है और परमिएबिलिटी को एनहांस कर लेता है, एक्वापोरेंस को इंक्रीज कर लेता है ब्लैडर, और ब्लैडर में से फिर जो वाटर है वो डिफ्यूज कर देते हैं उनकी बॉडी में, बजाय इसके कि वो एक्सक्रीट कर दें ब्लैडर से को, ठीक है। और फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसको डिक्रीज कर लिया जाता है, ठीक है। और अपनी स्किन से भी वो जो है उसको वाटर को रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। और अपने बॉडी सेल्स जो है वो उनके वाटर इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी सेल टू मेंटेन ब्लड, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो आर्टरीज हैं वो भी, उनको भी रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें। फिर उसके अलावा इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, चलिए रीनल पोर्टल सिस्टम पे चलो फिर हम बाद में बात कर लेंगे। आप सिंपली ये याद रखिए कि रीनल पोर्टल सिस्टम जो है दे प्रोवाइड the renal portal system is developed in neurodel and it is to provide kidneys with pressure filtration as the contact is rudimentary, ठीक है। तो ये हमारी जो बात थी सारी एम्फीबियन से मुताल्लिक थी। तो चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बस मैं एक दफ़ा अटेंडेंस ले लूँ आपकी, उसके बाद फिर आप लेफ्ट करें 1 मिनट से। चलें जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।